हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, हमारा 17 मार्च का सेकंड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करते हैं। डिस्कशन से पहले मैं फिजिक्स का आपको एक बार एनालिसिस बता देता हूँ। पेपर जो है मॉडरेट लेवल का रहा है इस वाली शिफ्ट में। हालांकि अगर मैं इसको 16 मार्च से कंपेयर करूँ तो इस पेपर में हमें 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले हैं जिनमें हमारी क्रिटिकल थिंकिंग के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। मतलब अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आपका लग रहा है, अच्छी खासी नॉलेज आपको उस क्वेश्चन के टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, तभी आप उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए हैं जो एकदम डायरेक्ट हैं, जो आप 9-10 के स्टूडेंट को भी दो वो भी सॉल्व कर ले। 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल जो पेपर रहा है वो बैलेंस रहा है, मॉडरेट लेवल पे हमारा रहा है। अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है और आपने नॉर्मल जैसे एक्सरसाइज 1 को आपने सॉल्व किया है तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर इस वाले पेपर में कर सकते थे। आओ बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन पहले क्वेश्चन के साथ। देखो बच्चों, फर्स्ट हमारी जो प्रॉब्लम है ये लॉजिक गेट की प्रॉब्लम है। लॉजिक गेट है तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा ये क्वेश्चन हमारा चला जाएगा बेटा सेमीकंडक्टर में। ठीक है, लॉजिक गेट है, आपने सीधा सीधा पढ़ रखा है। लॉजिक गेट के ऑपरेशंस पढ़ रखे होंगे, बस उसको मुझे अप्लाई करना है। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ, इसमें बेटा ए इनपुट जा रहा है तो यहाँ पर ये कितना होगा अपना ए। ये ए हमारा इधर भी आ रहा है तो इसमें भी कितना होगा अपना बेटा ए। सेम इधर बी जा रहा है तो ये हो जाएगा बी, और यहाँ पर एक बी ऊपर जा रहा है तो ये हो जाएगा बी। पहले तो मैंने इनपुट सिग्नल को मार्क कर लिया। अब देखिए, ये ए एंड बी एंड गेट है और इसके आगे नॉट लग रहा है तो ये पूरा नैंड गेट बन गया, तो ये बना देगा ए डॉट बी का बार। राइट, सेम ये वाला बेटा आपको और गेट दिया हुआ है तो ये बना देगा इसको ए प्लस बी। इधर से आ रहा है ए डॉट बी का बार, इधर से आ रहा है बेटा आपका ए प्लस बी। ये बेटा इस वाले एंड गेट में जाएगा, एंड गेट में जाएगा तो ये इसको कर देगा ए डॉट बी का बार डॉट ए प्लस बी, क्योंकि आपने पढ़ रखा है एंड गेट का ऑपरेशन होता है ए डॉट बी। बस मुझे इसको सॉल्व करके आइडेंटिफाई करना है इनमें से ये कौन सा गेट है। कैसे सॉल्व करोगे, तो आपने पढ़ रखा है ए डॉट बी का बार डेट इज इक्वल टू होगा ए बार प्लस बी बार। इस आइडेंटिटी को मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ तो ये आएगा बेटा हमारा ए बार प्लस बी बार डॉट ऑफ ए प्लस बी। अगर मैं यहाँ पर इसको ऑपरेशन को सॉल्व करता हूँ, इनको मल्टीप्लाई करोगे ए बार प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस बी बी बार। करेक्ट। देखो बच्चों, ए बार एंड बी बार ये तो क्या हो जाएगा हमारा जीरो, क्योंकि अगर ए 1 है ए बार जीरो होगा, ओवरऑल जीरो आएगा। ये जीरो है ये 1 है तो भी जीरो आएगा, तो इन ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये तो जीरो हो गए। फाइनल जो हमारा रिजल्ट यहाँ पर निकल के आ रहा है डेट इज ए बी बार प्लस ए बार बी। और ऐसा रिजल्ट कौन से गेट का होता है अपने बेटा, एक्सऑर गेट का। डेट मीन इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा अपना 4। बात आ रही है समझ में। सीधा सीधा लॉजिक गेट की प्रॉब्लम थी। एक क्वेश्चन हर बार, जैसे 16 मार्च का मैंने आपको इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर बताया था उसमें भी हमारा एक क्वेश्चन आया था, और मैंने वहाँ पर भी मेंशन किया था कि ये वाली आइडेंटिटी और एक बेटा इसकी पेयर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी का बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। इन दो आइडेंटिटी को मिलाकर ही क्वेश्चन बन रहा होता है, क्योंकि इन दो से ही हमारा थोड़ा बहुत ट्रिकी प्रॉब्लम बन जाती है। तो मोस्टली जो प्रॉब्लम देखी जाती है लॉजिक गेट की जेईई बेस के पेपर में, वो इन दोनों आइडेंटिटीज़ के आसपास ही देखी जाती है। इनको आपको याद रखना है तो आप निकाल सकते हो कि फाइनली आउटपुट में कौन सा गेट मिलेगा। करेक्ट। चलिए अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। अगली प्रॉब्लम है द डायग्राम्स ऑफ अ क्वार्टर डिस्क। आपको एक डिस्क का 1/4 पोर्शन दिया हुआ है हैविंग यूनिफॉर्म मास, और इसमें जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देन डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो बच्चों, आपको बताने की ये जो क्वार्टर डिस्क है इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अगर मैं यहाँ पर इस चैप्टर की बात करूँ तो ये आपने पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास में, तो सेंटर ऑफ मास चैप्टर का हो गया ये क्वेश्चन। डिफिकल्टी वाइज बात करो तो आप इसको बेटा मॉडरेट बोल सकते हो, जिन्होंने ये डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। वैसे ये हमारे मॉड्यूल का भी क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे सॉल्व करने वाले हो, अगर जैसे आपके पास कंप्लीट डिस्क होती तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता, सेंटर पे। पढ़ रखा है ये बात। तो आपने बेटा हाफ डिस्क के लिए भी पढ़ रखा है, अगर हाफ डिस्क हमें दी जाए जिसका रेडियस है r, तो अब सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ना होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, जिसका x कोऑर्डिनेट तो जीरो ही होगा अगर सेंटर का ओरिजिन ले तो, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा 4r/3π।
बात आ रही है समझ में? कंप्लीट डिस्क होती तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही होता, जो सिमेट्रिक सेंटर है, लेकिन ये कंप्लीट डिस्क अपनी नहीं है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ना होकर अब ये ऊपर चला जाएगा और कितने पर आ जाएगा ये 0,4r/3π। बस इसी आइडेंटिटी को बेटा हमें यहाँ क्वार्टर डिस्क में अप्लाई करना था। जैसे आपको दिया हुआ है कि ये क्वार्टर डिस्क है, मुझे बताना है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। करेक्ट? देखो बच्चों, अगर मैं इस डिस्क को यहाँ पर ऐसे हाफ करता तो इसका सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट इधर आता। सेम इस वाली डिस्क को अगर बेटा मैं इस तरीके से हाफ लेता तो इसका सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट कहीं इधर आता। आ रही बात समझ में? अब ये वाले दोनों पोर्शन को तो मैंने हटा दिया है, डेट मीन्स इस तरीके से अगर मैं क्वार्टर डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर बोलूँ तो बेटा मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये हो जाएगा अपना, एक सेकेंड, ये वाला हो जाएगा हमारा x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट के इक्वल। तो यहाँ पर आएगा x एंड y कोऑर्डिनेट डेट इज 4r/3π, 4r/3π। क्या चेंज होने वाला है? जब हाफ डिस्क थी तो x कोऑर्डिनेट 0 था, ओनली y कोऑर्डिनेट था, लेकिन जब ये क्वार्टर डिस्क है तो इसको बेटा मैं हाफ डिस्क की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। इसके अब x और y दोनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और कितने आएंगे 4r/3π एंड 4r/3π। सेम वही प्रॉब्लम है जो हमारी बेटा हाफ डिस्क के लिए दी हुई थी, बस इसको इस तरीके से हमें सोचना था। तो इस क्वेश्चन को भी हम मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट? तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a/3π, तो a की जगह बेटा हमारा यहाँ पर क्या आने वाला है 4, डेट मीन्स x इक्वल टू होगा 4। सेकेंड वाला जो प्रॉब्लम है इसका ये इंटीजर प्रॉब्लम है, यहाँ पर x की वैल्यू अपनी आएगी 4। बात आ रही है समझ में? ये भी एकदम आसान था, बस आपको हाफ डिस्क का रिजल्ट याद होना चाहिए था तो आप इसको लिख सकते थे। हालांकि कुछ बच्चे डायरेक्टली भी सॉल्व करते हैं कि दोनों कोऑर्डिनेट सेम है, y तो सर 4r/3π पे होना चाहिए, उस तरीके से भी बोल सकते थे अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं लिखते हो। ठीक है, तो आंसर तो इसका निकाला जा सकता था। चलिए अगली प्रॉब्लम पे आते हैं बेटा। अगली प्रॉब्लम में यहाँ पर हमें बोला है कैपेसिटर के बारे में, तो क्वेश्चन चला गया हमारा कैपेसिटर का, और इसकी डिफिकल्टी को भी हम मॉडरेट बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस वाले पेपर का थोड़ा लेवल कंपेरेटिवली टू 16 मार्क्स ज़्यादा बोल सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी है, क्वेश्चंस का जो अप्रोच है वो सेम आपकी एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस का है। आपने एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस अपने अटेम्प्ट किए हैं तो आप आसानी से सारी प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर सकते हो। क्या बोला है आपको? आपको बोला है बेटा एक 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है जिसको सबसे पहले हम 10 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, क्या बोला है आपको कि ये कोई भी एक 10 वोल्ट की बैटरी है, इससे 2 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर को पहले हम चार्ज कर रहे हैं। नाउ सेल इज रिमूव्ड, अब बैटरी को हटा दिया गया है और ये जो 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है अब इसको कनेक्ट कर दिया है बेटा 8 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर से, एंड दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 8 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। तो इस पे बताना है फाइनल चार्ज अपना कितना होगा। एकदम बेसिक प्रॉब्लम है, जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ रहे होते हो या बेटा चार्ज ट्रांसफरिंग के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं तो ये न्यूमेरिकल हम काफ़ी सारे सॉल्व करते हैं। इवन सेम पोलैरिटी कनेक्शन के लिए भी सॉल्व करते हैं एंड डिफरेंट पोलैरिटी कनेक्शन के लिए भी हम सॉल्व करते हैं। चलिए चेक करते हैं। अगर बेटा मैं यहाँ पर बोलता हूँ इसको बैटरी से कनेक्ट किया है, इसका बैटरी का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो इस कैपेसिटर पर भी पोटेंशियल हमारा कितना आ जाएगा 10। पूरा की पूरा पोटेंशियल कहाँ पर आ जाएगा कैपेसिटर पर। करेक्ट। अब मैं बोल दूंगा ये 2 माइक्रोफेराड है और ये 10 वोल्ट है। इस कैपेसिटर को हमने 8 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर से कनेक्ट किया है। जैसे ही मैं बेटा इसको 8 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर से कनेक्ट करूंगा तो चार्ज कैपेसिटर से अनचार्ज कैपेसिटर की ओर चार्ज फ्लो होगा। एंड कब तक चार्ज फ्लो होगा? जब तक दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सीधा सा लॉजिक है, कैपेसिटर बना हुआ है कंडक्टर प्लेट का, तो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्ज फ्लो होगा और जब तक चार्ज फ्लो होगा जब तक कि इनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। आ रही है बात समझ में? तो ओवरऑल मैं बोल दूंगा बेटा यहाँ पे जो कॉमन पोटेंशियल होगा डेट इज C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हो,
जो हम ड्राइव करते हैं कि टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज। इनिशियल इज C1V1 प्लस C2V2, फाइनल पोटेंशियल सेम हो गया तो C1V प्लस C2V, वहां से एक कॉमन पोटेंशियल आता है। आ रही है बात समझ में? अगर बेटा मैं कॉमन पोटेंशियल लिखता हूं, हाँ जी, C1 कितना था 2, इनिशियल पोटेंशियल कितना था इस पे 10, प्लस C2 था 8। इनिशियली ये वाला कैपेसिटर हमें कैसा बोला है, अनचार्ज। अनचार्ज है तो इस पे पोटेंशियल 0/2 प्लस 8, तो यहां से ये आ जाएगा बेटा 20/10 डेट इज 2। कितना पोटेंशियल होगा इस पर, 2 वोल्ट का। आ रही बात समझ में? इस पे 2 वोल्ट आ जाएगा फाइनली, और इस पर भी कितना आ जाएगा फाइनली, 2 वोल्ट। और अगर टोटल चार्ज लिखोगे तो आपने पढ़ रखा है बेटा Q डेट इज इक्वल टू होता है CV, तो ये आएगा 16 माइक्रोकूलम। और ये तो आपने कर लिया होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ज़्यादातर बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा, ऐसी प्रॉब्लम हम बहुत सारी अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। बेसिक जब भी आपने कैपेसिटर पढ़ा होगा तो ऐसे क्वेश्चंस को देखा ही होगा। तो इस वाले प्रॉब्लम को हम बेटा ईजी भी बोल सकते हैं। कुछ बच्चे इसको मॉडरेट में ले जाना चाहे तो मॉडरेट ले जा सकते हैं। वैसे ये आसान प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसी ये एक नया प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। काफ़ी बार हमने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, तो ऑलरेडी हमें प्रैक्टिस होती है, ऑलरेडी हम चार्ज वगैरह निकालते हैं। वैल्यूज हालांकि थोड़ी अलग हो जाए वो बात अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन का जो तरीका है वो हमारा एक ही है, तो इसको हम ईजी भी बोल सकते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है बेटा फॉर अ सैटेलाइट। सैटेलाइट के बारे में बोल दिया, क्वेश्चन हो गया हमारा ग्रेविटेशन का, तो एक क्वेश्चन हमारा बेटा ग्रेविटेशन से भी है। फॉर अ सैटेलाइट एट अ डिस्टेंस ऑफ 11 आवर फ्रॉम अ सरफेस ऑफ अ प्लेनेट P ऑफ रेडियस R, इट्स टाइम पीरियड इज 24 आवर्स। ठीक है, क्या बोला है, कोई भी एक प्लेनेट है जिसकी रेडियस है R, इससे 11 आवर डिस्टेंस पर कोई भी एक ये सैटेलाइट है, एंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस सैटेलाइट इज 24 आवर्स। जो भी दिया हुआ है उसको लिख लो, जैसे आप लिख लोगे तो उतना ही आसान होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगले में बोला है इवेल्युएट टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 आवर फ्रॉम सरफेस। आपको बोला है वही बेटा सेम प्लेनेट है R का, आपको ये दूसरी सैटेलाइट है जो कि यहाँ पे 2 आवर डिस्टेंस पर है, इसका टाइम पीरियड आपको बताना है, टाइम पीरियड क्या हो। ठीक है, जो भी हमें दिया हुआ इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो इंफॉर्मेशन है इससे मुझे टाइम पीरियड निकालना है, डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है, इन दोनों को रिलेट करने वाले फॉर्मूला के बारे में सोचो। तो आपने पढ़ रखा है केपलर्स थर्ड लॉ, T² प्रोपोर्शनल टू होता है R3। डेट मीन मैं बोल सकता हूँ बेटा T1² अपॉन T2² डेट इज इक्वल टू होगा R1³ अपॉन R2। राइट, यहाँ से हम लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 डेट इज इक्वल टू होगा R1 अपॉन R2 की पावर 3/2। ये 3 है, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। अब देखिए पहले का टाइम पीरियड है 24, सेकंड का हमसे पूछा है R1 कितना है, तो ऑल टाइम डिस्टेंस हम कहाँ से लेते हैं बेटा, सेंटर से, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया 12 आर, और सेकंड के लिए डिस्टेंस हो गया हमारा बेटा ये 3 आर की पावर 3/2। बस मुझे इसको सॉल्व करना है, जो भी कटपिट हो रही है उसको कटपिट कर लो। R से R गया, ये 4 टाइम्स गया, 24 अपॉन T2 डेट इज इक्वल टू आ जाएगा 8, 8 से ये 3 टाइम्स गया, सो T2 इक्वल टू आएगा बेटा 3 आवर्स। 3 घंटे में ये अपना राउंड पूरा कर लेगा, तो इसका जो टाइम आंसर आने वाला था वो 3 था। इंटीजर में अगर पूछा है तो इसका आंसर होगा 3। ठीक है, एकदम बेसिक है, केपलर्स थर्ड लॉ पर ये हमारी प्रॉब्लम है। केपलर्स थर्ड लॉ के लिए आपने न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किए, तो इसको हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया बेटा हमारी प्रॉब्लम ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन से हर बार एक क्वेश्चन तो देखा ही जा रहा है, एक क्वेश्चन तो ग्रेविटेशन से अपना आ ही जाता है। चलिए अगले पे आते हैं। हाँ जी, अगली जो प्रॉब्लम है बेटा ये देखो, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस व्हिच वेलोसिटी इज गिवन इज दिस। आपको क्या दिया हुआ है, कोई भी पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है v इक्वल टू v0 प्लस gt प्लस ft²। यहाँ पर g और f कांस्टेंट हैं, एट t इक्वल टू 0 x इज आल्सो इक्वल टू 0।
जो भी डेटा गिवन है उसको लिख लो। देन आपको निकालना है बेटा पोजीशन एट टी इक्वल टू 1। ये हमसे पूछा है, ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। जो गिवन इंफॉर्मेशन है मैंने उसको लिख लिया, जो मेरे से पूछा है बेटा मैंने उसको लिख लिया। अब वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। देखो बच्चों, कहानी है क्या है, सिंपल सी बात है यार कि आपको वेलोसिटी दी हुई है और आपसे बेटा पोजीशन पूछी है। क्वेश्चन चला गया हमारा 1D का रेक्टिलिनियर मोशन का, और एकदम इजी प्रॉब्लम है। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पोजीशन के बारे में पूछा है, तो हम इजी बोलेंगे इसे। कैसे लिखने वाले हो, आपने पढ़ रखा है वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज v0 प्लस gt प्लस ft स्क्वायर। अगर बेटा मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो डायरेक्ट लिख दूँ, dx का तो हो जाएगा x, t इक्वल टू 0 पर वैसे भी 0 है तो x ही आएगा। यहाँ पर इसको लिखोगे तो ये होगा v0 t प्लस gt स्क्वायर अपॉन 2 प्लस f t स्क्वायर का हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3। क्या किया मैंने बेटा, इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने पर ये रिजल्ट बन जाएंगे। t इक्वल टू 1 पे पूछा है, टाइम की वैल्यू 1 पुट कर दो तो x इक्वल टू आ गया v0 प्लस g/2 प्लस f/3। v0 प्लस g/2 प्लस f/3, डेट मीन इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो जाएगा अपना पहला। एकदम आसान सी प्रॉब्लम थी, बेसिक्स है, आपको इंटीग्रेशन करना है और आपने तो मैथ में हज़ारों इंटीग्रेशन किए हैं तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। इंटीग्रेशन करके t इक्वल टू 1 पुट करना था, डेफिनेट इंटीग्रेशन की आपकी आसान सी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये तो इजी प्रॉब्लम थी। मैंने बोला था ना कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आए हैं जो एकदम आसान है, जिनको इवन है ना 9-10 का बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। चलिए अगले पे आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्योर इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट दैट मीन्स ये हो गया बेटा हमारा एसी का क्वेश्चन। अ प्योर इंडक्टिव सर्किट इफेक्ट ऑन रिएक्टेंस एंड करंट व्हेन फ्रीक्वेंसी इज हाफ। आपको क्या बोला है, कोई भी एक बेटा इंडक्टिव सर्किट दिया हुआ है और इसको मैंने एसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। इसकी फ्रीक्वेंसी f है, f से मैं f/2 कर दूं तो आपको बताना है एक्सएल एंड आई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट ऑन रिएक्टेंस एंड करंट, इन दोनों पर बेटा मुझे इफेक्ट बताना है। देखो अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ तो एक्सएल तो होगा बेटा हमारा ओमेगा एल, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2πfl, एक्सएल तो ये होगा। अगर मैं करंट के बारे में बातचीत करूँ तो बेटा करंट होगी हमारा v/xl, ठीक है। डेट मीन ये आ जाएगा v/2πfl। अब देखिए अगर मैं फ्रीक्वेंसी को आधा कर रहा हूँ, आपको क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी को हमने आधा कर दिया है। फ्रीक्वेंसी को कम करूँगा तो एक्सएल क्या होगा, कम। अगर फ्रीक्वेंसी f से f/2 हो गई तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, x से xl/2। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी आधी की तो करंट बढ़ जाएगी, ये f से f/2 हुई तो करंट हमारा कितना हो गया, 2। आ रही बात समझ में। डेट मीन्स रिएक्टेंस तो आधा हो जाएगा, करंट डबल हो जाएगी। करंट विल बी डबल, रिएक्टेंट विल बी हाफ, डेट मीन्स करेक्ट आंसर इज सेकंड, ठीक है। इजी में हम डाल सकते हैं, सीधा सीधा एक्सएल का फॉर्मूले से ही हम आंसर निकाल सकते थे। एक एक्सएल को ही आप निकालते तो भी आपका आंसर आ जाता, आप बता देते बेटा वैल्यूज क्या होगी। आ रही बात समझ में। चलिए अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। अब वन मोल ऑफ पॉली एटॉमिक गैस बीटा इक्वल टू, बीटा पूछा है बेटा, क्वेश्चन को आप केटीजी में डाल सकते हो कि ये हमारा केटीजी की प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि कोई पॉली एटॉमिक गैस है जिसका मोल है 1। मोल कितना है बेटा, 1। गैस कैसी है अपनी, पॉली एटॉमिक, विद 2 वाइब्रेशन मोड्स। इसमें 2 डिग्री ऑफ वाइब्रेशन भी दिए हुए हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम पढ़ते हैं, आपने 3 टाइप की डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ी होंगी, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल को हालांकि हम हाई टेम्परेचर पे कंसीडर करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर अलग से मेंशन करते तब तो हमें कंसीडर करना ही है। आपको बताना है बेटा बीटा इक्वल टू CP/CB है तो बीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो बच्चों सीधी सी बात है, पहले तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। पॉली एटॉमिक गैस है, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री होंगी और 3 रोटेशनल होंगी, ठीक है। पॉली एटॉमिक है तो ट्रांसलेशनल तीनों होंगी, रोटेशनल भी तीनों होंगी।
वाइब्रेशनल को भी इंक्लूड करने के लिए बोला है तो 2 वाइब्रेशनल हो जाएंगी। ओवरऑल यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी हो जाएंगी 8। पॉलीएटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 8। ठीक, अब देखो आगे की बातचीत करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो बच्चों हमारी 8 है। अब अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पर बातचीत करूँ Cp के लिए, तो आपने पढ़ रखा है Cp होता है F/2 + 1 मल्टीप्लाइड बाई R। ठीक है, और Cb बेटा आपका होता है FR/2। F की वैल्यू हमें पता है तो यहाँ से Cp और Cb आप डिटरमाइन कर लो। Cp हो जाएगा 8/2 से 4 + 1 दैट इज 5R। ये आ जाएगा बेटा हमारा 4R। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा तो ये आएगा 5/4। सो यार बीटा इज इक्वल टू 1.25। दैट मीन आंसर इज सेकेंड। ठीक है, एक तो ऐसे लिख सकते हो और एक डायरेक्ट आप रिलेशन भी पढ़ते हो बेटा, गामा डेट इज इक्वल टू होता है 1 + 2/f, और गामा को यहाँ पर क्या बोला है? बीटा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो 1 + 2/8 दैट इज 1/4। तो ये वही वाला बात आ गई 5/4। जिनको डायरेक्ट रिलेशन याद है वो डायरेक्टली कर लो, डायरेक्ट याद नहीं है तो CP/CB निकाल के कर लो, जिस तरीके से भी आपको आसान लगे। रिलेशन बिटवीन गामा एंड एफ हम पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, हमारा लास्ट टॉपिक होता है, तो वहाँ से बेटा हम बता सकते हैं कि बीटा की वैल्यू अपनी क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर बीटा हमारा कितना आ जाएगा? 1.25। करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, अगली प्रॉब्लम है P is the center of semi-circular loop, then magnetic field at point P। आपको बेटा ये कोई भी एक सेमी सर्कुलर लूप दिया है तो ये हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्वेश्चन। ठीक है, फेमस प्रॉब्लम है, बेसिक प्रैक्टिस के लिए भी आपको ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कराया जाता है। बस आपको बेटा यहाँ पर इसको समझना है कि क्या हमें दिया हुआ है। देखो आपको बोला है ये कोई भी लूप है, ये पॉइंट है P। ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है अपना I, फिर I इधर जा रहा है, फिर I ऊपर जा रहा है। आपको बताना है पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। एकदम आसान सी प्रॉब्लम है। अगर आप देखोगे बेटा इस सेक्शन को तो इसमें एक तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, फिर ये बेटा सेमी सर्कुलर वायर है, फिर एक सेमी इनफाइनाइट वायर है। मैं तीनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूँ और उनको बेटा वेक्टर सम कर दूं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिल जाएगा। अप्रोच क्या है कि मैं तीनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूं और फिर उनको वेक्टर सम कर लूं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करना एकदम आसान होगा। चलिए चेक करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर थंब को करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को पॉइंट की डायरेक्शन में, तो पाम जा रहा है अंदर, इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा अंदर। अगर सेमी सर्कुलर के लिए लेता हूं तो फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल किया, थंब जा रहा है अंदर, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी आएगा अंदर। और इसके लिए भी बातचीत करूं तो बेटा इसके लिए भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये होगा हमारा इनवर्ड। डेट मीन्स मैं यहाँ पर बोल दूंगा नेट मैग्नेटिक फील्ड विच इज इक्वल टू होगा B1 + B2 + B3। B1 + B2 + B3। आ रही बात समझ में? अब बस बेटा इनकी वैल्यूज मुझे लिखनी है, तीनों एक ही डायरेक्शन में थे तो डायरेक्टली एड अप हो गए। अगर मैं B1 की बातचीत करूं, सेमी इनफाइनाइट है तो μ0I/4πr हो गया। और सेम वैल्यू हमारी किसकी होगी बेटा? B3 की, क्योंकि दोनों की दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर है। और अगर बेटा इसके लिए बातचीत करोगे तो ये होगा μ0I/4πr मल्टीप्लाइड बाई थीटा, और सेमी सर्किल है तो थीटा हो गया पाई, तो ये आ जाएगा μ0I/4r। आ रही है बात समझ में? बस यहाँ पर इसको बेटा हमें ऐड अप करना है। अगर आप वैल्यूज को पुट करके ऐड करोगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस के μ0I/4πr प्लस μ0I/4r। कॉमन ले लेते हैं μ0I/4πr को, तो इसमें तो रह जाएगा 2 और इसमें रह जाएगा पाई। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा करेक्ट आंसर μ0I/4πr मल्टीप्लाइड बाई 2 + पाई। आ रही बात समझ में? एकदम आसान है। बस आपको यहाँ पर एक एक वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड को लिखना था। एक बार आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फाइनली P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सेमी सर्कुलर वायर का लिख सकते थे, सेमी इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर आसानी से यहाँ पर निकल जाएगा। करेक्ट। चलिए
अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगले में बोला है बेटा सैंपल ऑफ गैसेज आर टेकन थ्रू आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। दैट मीन्स बेटा ये हमारा क्वेश्चन हो गया थर्मोडायनेमिक्स का। यहाँ पर आपको बेटा कोई भी गैस है उसको एक बार तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस से मूव करा रहे हैं और एक बार हम उसको एडियाबैटिक से मूव करा रहे हैं। तो आपको बताना है कौन सा ग्राफ करेक्ट है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ये तो एकदम ही आसान पूछ लिया। देखो बच्चों आपने दोनों प्रोसेस के बारे में पढ़ रखा है, एक तो होती है आइसोथर्मल प्रोसेस और एक होती है बेटा हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है कि टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। आइसोथर्मल का मतलब क्या है, टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। एडियाबैटिक का मतलब है बेटा कि जो हीट है सिस्टम को ना तो वो सिस्टम से ली गई है ना सिस्टम को दी गई है। डेट मीन्स पी की पावर गामा डेट इज इक्वल टू होता है यहाँ पर कांस्टेंट और इसके लिए होता है बेटा पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। करेक्ट, दोनों प्रोसेस के बारे में पढ़ रखा है, बस मुझे वेरीफाई करना है कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल का कौन सा एडियाबैटिक का है। पहला चेक करते हैं। हाँ जी, पहले में आइसोथर्मल बोला है लेकिन टेम्परेचर भी बदलता हुआ जा रहा है, तो ये तो आइसोथर्मल का ग्राफ ही नहीं है। पहला तो सीधा सीधा गलत हो गया, टेम्परेचर बदल रहा है, आइसोथर्मल के हिसाब से तो टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए, तो पहला ग्राफ तो सीधा ही गलत। दूसरे में भी बेटा टेम्परेचर लाइन दी है लेकिन इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ये आइसोथर्मल का ग्राफ तो हो ही नहीं सकता। आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट, तो टेम्परेचर तो बदलना ही नहीं चाहिए। हाँ जी, इसमें यहाँ पर टेम्परेचर दिया है, यहाँ आइसोथर्मल वाली लाइन में टेम्परेचर फिक्स है, ये ग्राफ इसका सही है। फोर्थ में अगर चेक किया जाए तो टेम्परेचर दिया है, आइसोथर्मल में बेटा यहाँ पर टेम्परेचर फिक्स है, मतलब सी एंड डी ऑप्शन में आइसोथर्मल का जो वैल्यू हमें दी हुई है, जो ग्राफ दिया हुआ है वो तो सही है। ओनली वेरीफाई करना है अब सी और डी से एडियाबैटिक का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले बी एंड टी के रिलेशन की बातचीत करूँ तो वी एंड टी का रिलेशन हमारा होगा बेटा टी वी की पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब यहाँ अगर मैं वॉल्यूम में चेंज करूँगा तो टेम्परेचर में भी चेंज होगा, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ बेटा हेयर टी इज अ इनवर्सली ऑफ वी की पावर गामा -1। ठीक है, ये वाला रिलेशन ऐसा बन जाएगा, जिसको अगर आप यहाँ पर चेक करोगे बेटा, अगर मैं वॉल्यूम की वैल्यू को कम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोल दूँ या इसका उल्टा ले लेता हूँ, वॉल्यूम में अगर मैं चेंज करूँ, वॉल्यूम को अगर मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है, वॉल्यूम को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो v की पावर गामा -1, जैसे बेटा यहाँ पर ये गामा -1 है तो ये 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा, तो अगर वॉल्यूम की वैल्यू कम है, 1 से छोटी है, तो ये वैल्यू हमारी और कम होती जाएगी। डेट मीन्स टेम्परेचर हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बात आ रही है समझ में। लेकिन अगर मैं P एंड T के लिए बातचीत करूं तो P का रिलेशन होता है P की पावर 1 माइनस गामा T की पावर गामा डेट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से T बनेगा बेटा कॉन्स्टेंट अपॉन T की पावर गामा की पावर 1 अपॉन 1 माइनस गामा, जिसको मैं ऊपर लेके आऊंगा तो ये आ जाएगा कॉन्स्टेंट T की पावर गामा अपॉन गामा -1। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो प्रेशर की वैल्यू भी हमारी इंक्रीज होती है। दैट मीन्स टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, तो इसका एडियाबैटिक ग्राफ भी सही है और आइसोथर्मल तो अपना सही था ही। तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है एक वो तो डी है। ठीक है, अगर बेटा मैं इस सी वाले की बातचीत करूँ तो सी में देखिए, आपको सी को एक बार वेरीफाई करना होगा कि यहाँ पर टी वी की पावर गामा -1 है। अगर मैं बेटा वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसको एक हम वैल्यूज से समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, लेट्स से टी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन 10 की पावर 1/2। ठीक है, पहले ये कितना था 10, अब बेटा मैंने क्या किया, इसको 20 कर दिया। डेट मीन्स मैंने वॉल्यूम को क्या किया है, रेज किया है। तो टेम्परेचर की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ा, यहाँ पे 10 का रूट था तो टेम्परेचर की वैल्यू हमारी क्या हो गई, कम हो गई। डेट मीन वॉल्यूम को अगर मैं बढ़ाऊँ तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, या मैं वॉल्यूम को घटा रहा हूँ तो टेम्परेचर हमारा बढ़ना चाहिए, जो हो रहा है। तो मैं बोल दूंगा बेटा इसका सी ऑप्शन भी सही है। ओवरऑल इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी एंड डी। आई बात समझ में नहीं आई, क्लियर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा सी एंड डी। चलिए आगे चलते हैं। अगला अगर चेक करते हैं, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब कि ये वाला प्रॉब्लम बेटा हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का।
इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपसे पूछा है, आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट ऑफ एरिया वेक्टर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ ई नॉट बाई 5 आई कैप प्लस थ्राइस ऑफ ई नॉट बाई 5 जी कैप, करेक्ट। यहाँ पर मुझे ई नॉट की भी वैल्यू दी हुई है। देन डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वाई जेड प्लेन। देखो बच्चों, ये x है, ये y है और ये अपना z एक्सिस है, तो ये हो गया वाई जेड प्लेन। अगर इसके एरिया वेक्टर की बातचीत की जाए तो वो आएगा बेटा हमारा आई कैप है, मतलब इसका एरिया वेक्टर दिया हुआ है 0.4 आई कैप, करेक्ट। मुझे यहाँ पर लिखना है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो फाई डेट इज इक्वल टू है ई डॉट ए, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो, आई का ओनली आई से होगा, तो ये आएगा 2 ई नॉट बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, ठीक है। वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, 2 बाई 5 ई नॉट है 4 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.4। अगर आप इसको कट करोगे तो 10 से ये गया 2 टाइम्स, ये आया बेटा 100, 2 and 2 4, 4 4 16, 16 4 64, तो ये आ जाएगा हमारा 640। कितना फ्लक्स पास होगा, डेट इज इक्वल टू हो जाएगा 640। बस इसको बेसिक कैलकुलेशन को हमें सॉल्व करना था। बात आ रही है समझ में? तो ये तो एकदम आसान सी प्रॉब्लम है। आपको एरिया वेक्टर निकालना था, वाई जेड प्लेन है तो एरिया वेक्टर हमारा आई कैप में आएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको आइडेंटिफाई करना था, तो हम इसको इजी लेवल ऑफ प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये हमारा इजी में आएगा। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट बच्चों हमें दिया हुआ है। तो फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स टू स्लाइड दिस ब्लॉक। डायरेक्ट क्वेश्चन है जो जेई में पहले भी पूछा जा चुका है। यहाँ पर बस वैल्यूज को चेंज किया है। म्यू इक्वल टू है 1/√3। आपसे पूछा है कि बेटा मिनिमम फोर्स में कितना अप्लाई करूँ ताकि ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर दे। आपने सीधा सीधा पढ़ा हुआ है बच्चों, एफ मिनिमम टू मूव द ब्लॉक विच इज इक्वल टू होता है हमारा म्यू एम जी अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर। फ्रिक्शन के वीडियो लेक्चर में आप इसका डेरिवेशन देख सकते हो, ठीक है। ये हमने निकाला भी हुआ है कि फोर्स को हॉरिजॉन्टल ना लगा के एक पर्टिकुलर एंगल पे लगाओ तो मिनिमम फोर्स आता है म्यू एम जी अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर। इससे ब्लॉक को मूव करा सकते हैं। बस यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दो। म्यू तो कितना है अपना 1/√2, एम है 1, जी हो जाएगा 1 अपॉन ऑफ 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3। तो ये आया बेटा हमारा 10/√3 अपॉन 4/√3। √3 से तो √3 और √4/√3, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 10/2 डेट इज इक्वल टू आएगा 5 न्यूटन। तो ये इंटीजर टाइप अगर हमें दिया हुआ है तो इसका आंसर होगा हमारा 5, ठीक है। आसान प्रॉब्लम थी, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था। अगर आप ये फॉर्मूला ड्राइव करने बैठ जाते हो तो इस प्रॉब्लम को हम टफ बोल सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, ये वैल्यू याद नहीं है, आप वहाँ पर ही इसको ड्राइव कर रहे हो, तो इसको हम टफ बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगले में बोला है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ दैट इज इक्वल टू गिवन है u इक्वल टू u0 r की पावर 4, करेक्ट। हियर r इज अ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। एज्यूम बोर मॉडल टू बी वैलिड, द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट n की पावर 1/α है, तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ अल्फा क्या होगी। u इक्वल टू है u0 r की पावर 4, यहाँ पर रेडियस n की पावर 1/α है, तो अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है। बोर मॉडल यहाँ पर वैलिड है। ऐसी प्रॉब्लम बेटा जेई के 2016 में भी पूछा गया था ये वाला प्रॉब्लम। इससे पहले भी जेई में आया हुआ है, वहाँ पर पोटेंशियल दिया हुआ था, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी दिया है, और पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से जेई में भी एक बार पूछा हुआ है। तो अगर हम जेई मेन के हिसाब से पूछें, जेई एडवांस में पूछा था वो, अगर जेई मेन के हिसाब से पूछे बोले तो ये मॉडरेट या टफ के बीच में इसको आप रख सकते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन हम अपनी मॉड्यूल्स में भी डालते हैं।
जिन्होंने मॉड्यूल सॉल्व किए वो बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है तो बच्चों आपको सबसे पहले फोर्स लिखना है, डेट इज माइनस डी यू बाई डी आर। अगर मैं यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ डी यू बाई डी आर तो ये आ जाएगा 4u0 आर क्यूब एंड ओवरऑल फोर्स बन जाएगा बेटा हमारा माइनस के 4u0 आर। और ये फोर्स हमारा किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, सेंटीपिटल फोर्स के, डेट मीन्स एम वी स्क्वायर बाई आर। ओवरऑल मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ वी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू आ जाएगा, ये माइनस बता रहा है अंदर की तरफ लगेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर भी अंदर है, ठीक है। तो ओवरऑल आप इसको बोल सकते हो ये हो जाएगा 4u0 आर की पावर 4 अपॉन, ये रिलेशन मिल गया। अगला आपको स्टेटमेंट बोला है हेयर बोर मॉडल इज वैलिड। बोर मॉडल क्या है बेटा, वैलिड है। आपने पढ़ रखा है बोर मॉडल क्या होता है, एम वी आर डेट इज इक्वल टू होता है एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। एम वी आर डेट इज इक्वल टू होता है एन एच अपॉन 2 पाई। अगर मैं बेटा यहाँ से लिखता हूँ इसको तो इसको आप बोल सकते हो ये हो जाएगा m, वैल्यू ऑफ v हो जाएगी रूट के 4v0 बाई एम, ये आएगा बेटा हमारा आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। करेक्ट, बात आ रही है समझ में। अगर मैं यहाँ से लिखूंगा तो आर क्यूब डेट इज प्रोपोर्शनल टू आया है n, तो r इज प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1/3, क्योंकि बाकी सारी टर्म तो क्या है, कांस्टेंट है, ये तो u है, v नहीं है, ठीक है। बाकी सारी टर्म्स तो हमारी कांस्टेंट है, तो r इज प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1/3। अगर मैं यहाँ पर इसको कंपेयर करता हूँ तो यहाँ से आप बोल सकते हो एल्फा डेट इज इक्वल टू आएगा हमारा 3, वैल्यू ऑफ एल्फा विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 3। एकदम आसान सी बात है कि बस आपको प्रॉब्लम को समझना था कि हमें क्या दिया हुआ है। अगर आप ये वाली बात समझ जाते हो तो इसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है इसको हम अच्छी खासी प्रॉब्लम बोल सकते हैं, मॉडरेट लेवल की हमारी ये प्रॉब्लम है। बात आ रही है समझ में, ठीक है। मॉडरेट, टफ और मॉडरेट के बीच में रख सकते हो, लेकिन ये जेईई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा गया है, इसलिए आपको रिकमेंड करते हैं कि आप कोई भी पेपर दो तो उससे पहले आप लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स को एटलीस्ट सॉल्व करो, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। करेक्ट, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखो बच्चों ये भी जेईई में पहले पूछा गया है, पहले जेईई एडवांस जेईई मेन नहीं होता था, जब AIEEE और IIT जेईई के नाम से पेपर हुआ करते थे। तो यहाँ पर क्या बोला है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2E बैटरी इज R1 एंड E बैटरी इज R2, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2E इज 0 देन वैल्यू ऑफ R। सर्किट को मैं एक बार वापस से बना लेता हूँ। ये R है, ये बेटा 2E है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, ये E है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। आपको बोला है कि इस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर A पॉइंट मार्क करता हूँ, यहाँ मैं B पॉइंट मार्क करूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B पॉइंट इज 0, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R। ये हमसे पूछा है और ये वाली इंफॉर्मेशन हमें दी हुई। बस बेटा इसी बात को लिख लो, इसी को हमें सॉल्व करना है। अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लिखूँ तो कितना होगा बेटा इस पे पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज 2E। अगर लेट से बैटरी में करंट फ्लो हो रहा है I, यहाँ पर सर्किट में करंट कितना है अपना I, तो ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2E माइनस IR1 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप लिख सकते हो 2E डेट इज इक्वल टू होगा IR1। करेक्ट, ये वाली इक्वेशन हमें दी हुई है। अब देखिए ये जो सर्किट है इसमें ये दो बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है, ट्रू पैटर्न है, तो 2E एंड E हो जाएगा 3E। डेट मीन्स मैं करंट की वैल्यू लिखता हूँ तो टोटल पोटेंशियल है 3E और टोटल इक्विवेलेंट E है, रेजिस्टेंस है R प्लस R1 प्लस R2। मिल गई मुझे करंट की वैल्यू। इस वैल्यू को बच्चों यहाँ पर पुट कर दो तो ये आएगा 2E डेट इज इक्वल टू 3E अपॉन R प्लस R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई R1। करेक्ट, E से तो E क्या हो गया बेटा हमारा कैंसिल आउट, इसको सॉल्व करो 2R प्लस 2R1 प्लस 2R2 डेट इज इक्वल टू होगा 3R1। यहाँ से अगर मैं बेटा लिखूँगा वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस तो ये आएगा R1 माइनस 2R2 अपॉन 2।
R1 माइनस 2R2 अपॉन 2, दैट मीन्स R1/2 माइनस R2। करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा अपना? सेकेंड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पहले जेई नाम से जो पेपर होता था उसमें दिया हुआ है। सेम डेटा हालांकि सेम है या चेंज हो गया है उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन पैटर्न यही था कि 2 बैटरी थी, एक बैटरी पे EMF 0 करके R पूछा था। ठीक है, अगर बेटा मैं यहाँ पर बातचीत करूँ, आप आया है नहीं आया है ये मैटर नहीं कर रहा कि सॉल्व कैसे करना है, तो बस बेसिक आइडिया हमें जो भी दिया हुआ है ना उस बात को आपको लिख लेना है। आप उस चीज़ को लिख लो और उसी पैटर्न से अगर आप सॉल्व करते हुए जाते हो तो आप निकाल सकते हो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर हमारी क्या होगी एंड वैल्यू ऑफ करंट अपनी क्या होने वाली है। क्लियर? चलिए, आ रही है बात समझ में? जिनको नोट डाउन करने हैं वो नोट डाउन कर सकते हो, एकदम आसान सा तरीका, वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो या फोटो क्लिक कर लो, जो भी जैसे भी अपने पास आप डेटाबेस बनाना चाह रहे हो। अगले क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। आपको बोला है बेटा 2 इक्वल मास A एंड B आर कनेक्टेड टू 2 डिफरेंट स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2। एक तो स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग अपनी ये है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसका है K2, इससे A मास अटैच है और इससे अपना B मास अटैच है। ठीक है, they are performing SHM such that they have same maximum velocity। इनकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो सेम है, दैट मीन्स इसका एम्पलीट्यूड A1 है, ये ω1 है, दैट इज इक्वल टू है बेटा A2 ω2। राइट, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। ये तो एकदम ही आसान हो गया, A1 अपॉन A2 विच इज इक्वल टू होगा ω2 अपॉन ω1। और ω2 तो बेटा हमें दिया नहीं है मास इनके इक्वल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो आपने पढ़ रखा है टाइम पीरियड होता है बेटा 2π√m अपॉन के, डेट मीन्स ओमेगा हो जाएगा √k/m। तो इसको क्या लिखोगे? √k/k2/m मल्टीप्लाइड बाई √k/k1/m। m से m गया तो ये आएगा √k/k2 अपॉन K1। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज फर्स्ट। बस जो भी डेटा दिया हुआ था मैंने बस उसी इक्वेशन को लिखा, वहीं से इसमें तो आंसर दिख गया। ठीक है, यहां पर बोल सकते हो आप A1 ω1 सॉरी डेट इज इक्वल टू होगा A2 ω2, और इस पैटर्न से आप सॉल्व करोगे तो आंसर बड़ी आसानी से हमारा निकल जाएगा। यहां बोल दोगे A1 अपॉन A2 इज √k/k2 अपॉन K1। SHM की प्रॉब्लम है, SHM से इस बार 2 क्वेश्चंस आए हैं, और हालांकि हर बार 2 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाते हैं, तो चैप्टर अपने आप में अपनी इंपॉर्टेंस तो रखता ही है। चलिए अगले पे आते हैं। हाँ जी, ये तो बेटा एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। विजिबल लाइट इज फाउंड इन द स्पेक्ट्रम दैट इज अ बाउमर सीरीज। आपने पढ़ रखा है बेटा, लाइमन आता है सबसे पहले, फिर बाउमर आता है, फिर आता है हमारा पासन, फिर आता है बेटा हमारा ब्रैकेट, और फिर आता है हमारा पीफन। इन तीनों में तो हमें कैसे मिलते हैं? IR। बामर में हमें कैसा मिलता है बेटा? विजिबल रेडिएशन, और यहाँ पर हमें क्या मिलता है? अल्ट्रावायलेट। तो विजिबल किस में मिलेगा हमें? बामर में। तो सेकंड का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। डायरेक्ट रखने वाली बात थी। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हो, फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हो, एटम्स नाम से जो चैप्टर आता है। ठीक है, ये तो एकदम आसान है। अगला आता है, हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। अगला प्रॉब्लम में दिया हुआ है बेटा, फॉर अ ब्लॉक एट हाइट 2 किलोमीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ए पॉन्ड, डेल्टा V अपॉन V इज 1.36%, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज दिस, देन इवेल्युएट हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन हाइड्रोलिक स्ट्रेस। आपसे पूछा है हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ये वाली बात आपसे पूछी है। अगर मैं यहां पर बातचीत करूं बेटा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन तो होगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। और इस वाली चीज को अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको लिखोगे आप mg अपॉन एरिया। ठीक है, और ये है डेल्टा V अपॉन V। अगर बेटा मैं mg को लिखूंगा तो ये हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी इंटू ऑफ g,
अपॉन एरिया डेल्टा वी अपॉन वी। कहने का मतलब है हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो आता है बच्चों हमारा, ये तो आता है रो जी एच, और हाइड्रोलिक स्ट्रेन हमारा कितना हो गया बेटा, डेल्टा वी अपॉन वी। बस मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करके बताया इसका फॉर्मूला क्या हुआ। ठीक है, अगर मैं रो की बातचीत करूं तो ये हो गया 10⁻3, जी हो जाएगा हमारा 10, एच की वैल्यू है बेटा 2 किलोमीटर, 2 इंटू 10⁻3 अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी डेट इज 1.36%, तो ये हो गया 1.36 अपॉन 100। आ रही बात समझ में? डेट इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू हाइड्रोलिक स्ट्रेन। बस इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व कर लेना है। प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको आंसर अपना मिल जाएगा, 3 और 3 6, और ये बेटा ऊपर गया तो 7, और ये हो जाएगा 9। ठीक है, और इसको ले जाओगे तो ये हो जाएगा अपना 8, 10⁸। ये हमें दिया हुआ है फॉर अ ब्लॉक ऑफ 2 किलोमीटर दैट इज 1.36%। तो ये अपॉन में आई गया अपना 100। यहाँ पर बस हमें बेटा इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। 2 से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये शायद 1.7 टाइम्स जाएगा, और 1.7 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 17 इंटू 10⁻336, 6 and 2 8, 10⁸8। यहाँ पर ये वाला जो आंसर है इसमें ऑप्शन अपना 8 आएगा, इसमें 8 ऑप्शन हमें दिया हुआ नहीं है। ठीक है, या ये बच्चे ने यहाँ पर कैलकुलेशन में जो मेमोरी बेस है हमने जो बताया आपको, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू में 8 होंगे, क्योंकि ये हमारा वैल्यू से 8 बन रहा है, किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो डेट इज 17 इंटू 10⁸8। ये एकदम आसान सा प्रॉब्लम है। सीधा सीधा बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बेटा हम पढ़ते हैं सॉलिड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वहाँ पर हमारा डायरेक्ट फार्मूला है, रो जी एस हाइड्रोलिक स्ट्रेस हो गया, उसको अप्लाई करना है, अपना आंसर आसानी से निकल जाएगा। चलिए अगले पे आते हैं। हाँ जी, मैच द फेज ऑफ वोल्टेज एंड करंट। फेज ऑफ वोल्टेज और करंट को हमें मैच करना है जी। कैसे का सर्किट है, इंडक्टिव कैपेसिटिव, मतलब कि क्वेश्चन तो हो गया एसी का, एसी की नॉलेज लगानी है, लगाते हैं जी। प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है, पहले कॉलम 1 का एक एलिमेंट लेना है, उसको कॉलम 2 के सारे एलिमेंट से वेरीफाई करना है। हाँ जी, आपने पढ़ा है बेटा इंडक्टिव सर्किट में फेजर अगर बनाऊं तो वोल्टेज लीड करता है, अगर कैपेसिटिव का बनाया जाए तो क्या होता है बेटा, यहाँ पर अगर कैपेसिटिव का बनाओगे तो करंट लीड करेगा, कैपेसिटिव में कौन लीड करता है, करंट लीड करेगा 90 से। तो प्योर इंडक्टिव करंट लैग करने वाला है यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है। प्योर कैपेसिटिव में करंट लीड करने वाला है, बिल्कुल सही बात है। ये तो सीधा सीधा मैच हो रहा है, ए का 1, बी का होगा बेटा हमारा सेकंड। सीरीज एलसीआर, सीरीज एलसीआर में क्या होता है, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। तो देखिए बेटा सीरीज एलसीआर में अगर मैं बातचीत करूं तो यहाँ पर हमारा करंट आता है और फाइनली वोल्टेज हमारा कहीं यहाँ आता है, डेट इज VL माइनस BC, और इधर आता है बेटा हमारा PR। आ रही बात समझ में? लेकिन जब मैं रेजोनेंस सर्किट की बातचीत करता हूँ तो रेजोनेंस सर्किट में प्योर रजिस्टिव सर्किट की अगर बातचीत की जाए तो करंट और वोल्टेज जो होंगे वो हमारे सेम फेज में होंगे। तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा बेटा पहले का फर्स्ट इनमें दिया हुआ है तो ये तो गलत हो गए, सेकंड बी का सेकंड इसमें दिया हुआ है तो ये भी गलत हो गया, आंसर 4 जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने मेंशन करने में गलती की है, यहाँ पर आएगा बेटा रेजोनेंस सीरीज एलसीआर सर्किट, तो इसका ये हो जाएगा अपना। ठीक है, और सीरीज एलसीआर ये मेमोरी बेस है, तो अगर ओनली सीरीज एलसीआर देता तो सी का होता हमारा बेटा 4 और डी का होता हमारा 3। ठीक है, बात आ रही है ना समझ में? अगर रेजोनेंस नहीं लेता हूँ तो प्योर रजिस्टिव में करंट एंड वोल्टेज हमारे सेम फेज में होंगे, तो सी का आएगा 4, डी का आएगा हमारा 3, ए का 1 और बी का 2। बाकी कंफर्म तो बेटा हमें तभी होगा जब एनटीए पेपर दे देगा कि यहाँ पर सी का 4 ही दिया है या सी का 3 दिया है। अगर सी का 3 दिया तो इसमें कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, फिर हम उस प्रॉब्लम को क्वेश्चन को रेज भी कर पाएंगे। तो ये मेमोरी बेस है तो पता लगने वाला है कि यहाँ पर एनटी ने सी का 4 दिया है या 3 दिया है। वैसे सी का आएगा 4 और डी का हमारा क्या आएगा, ए का 1 होगा और बी का हमारा
सेकंड होने वाला है। क्लियर? चलिए अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। देखो बच्चों, अगला है इन द गिवन सर्किट गैल्वेनोमीटर इज आइडियल। ठीक है, गैल्वेनोमीटर आइडियल है, मतलब कि इसमें कोई भी करंट, इसका कोई भी रेजिस्टेंस अपना नहीं है। फाइंड आउट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। आपको बताना है गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो होगा। सर्किट को हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या सर्किट हमें दिया हुआ है? ये 10 वोल्ट है, ये एक ब्रांच है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर आइडियल है तो कोई भी उसका रेजिस्टेंस अपना है नहीं। कुछ इस टाइप से हमें दिया हुआ है। वैल्यूज अगर लिखोगे बेटा, ये है 100 ओम, ये है 10 ओम, ये है 60 ओम और ये है 5। क्या ये व्हीटस्टोन है? 100/10 R1/R2 डेट इज इक्वल टू होना चाहिए R3/R4। ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो ये व्हीटस्टोन तो नहीं है। ठीक है, और व्हीटस्टोन अगर नहीं है तो इस वाली ब्रांच में करंट तो फ्लो होगा। अब बात आती है कितना करंट होगा, वही तो हमसे पूछा है। ठीक है, कैसे निकालोगे? देखो बच्चों, मान लो बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है I, इसमें चला गया अपना I1, तो इधर कितना चला जाएगा? I - I1। करेक्ट। अगर मैं बेटा इस वाली ब्रांच में I2 भेज दूं तो इसमें कितना जाएगा? I1 - I2, और इधर से कितना आ रहा होगा? I + I2 - I1, और अल्टीमेटली रिटर्न कितना हो गया? क्या किया बेटा हमने? पहले करंट को डिवाइड कर लिया, करंट आपको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। यहाँ से I जा रहा है, इसमें I1, इसमें I - I1। I1 के पास फिर जाने के 2 रास्ते हैं, इसमें I2 भेज दिया तो आगे चला जाएगा I1 - I2। इधर से I2 आ रहा है, इधर से I - I1 आ रहा है, तो मैं बोल दूंगा यहाँ जाएगा I + I2 - I1। ओवरऑल सम करोगे तो I वापस हो जाएगा। सर्किट बन गया। टोटल सम ऑफ पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप इज 0। किरचॉफ सेकंड लॉ, उसको अप्लाई करते हैं बेटा। अगर मैं यहाँ से चल रहा हूँ तो -100 I1, ये नीचे उतर के आया, अब ऊपर जा रहा हूँ, +60 I - I1 = 0। 0 से तो 0 कैंसिल आउट हो गया। -10 I1 और -6 I1 इज 16 I1 डेट इज इक्वल टू आएगा 6 I1। इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने सॉल्व कर लिया, -10 I1 और ये -6 I1, तो -16 I1 राइट साइड में लाया तो +16 I1 डेट इज इक्वल टू 6 I1। ठीक है। सेकंड बेटा, अगर मैं यहाँ से इक्वेशन बनाता हूँ, ये होगा -10 I1 - I2 +5 I + I2 - I1 डेट इज इक्वल टू 0। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा -10 I1 +10 I2 +5I +5 I2 -5 I1 = 0। करेक्ट। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा, इसको सॉल्व करता हूँ बेटा, तो देखिए ये क्या बन जाएगा अपना 5I तो ये है 5I +10I2 5I2 इज 15I2 विच इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा बेटा 15I1। तो इक्वेशन बन गई अपनी I + 3I2 डेट इज इक्वल टू आएगा अपना 3I1। इक्वेशन नंबर सेकेंड। 2 इक्वेशन बन गई। ठीक है, एक और इक्वेशन बना लेते हैं बेटा, एक और क्लोज लूप लेके। जैसे ये वाला क्लोज लूप मैं ले लेता हूँ, यहाँ से चलना मैं स्टार्ट करता हूँ तो 10, ऊपर जा रहा हूँ तो -100 I1, इधर उतर के आ रहा हूँ -10 I1 - I2 डेट इज इक्वल टू 0। एक ही हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। 3 वेरिएबल हैं I, I1 और I2, 3 अपने पास इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ बेटा तीनों इक्वेशन को, तो आप निकाल सकते हो वैल्यू ऑफ I2 अपनी क्या होगी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं किरचॉफ मेथड से। I2 हमारा यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा, और जो I2 है वही करंट हमारा गैल्वेनोमीटर में फ्लो हो रहा है। काफ़ी अच्छा लेंथी क्वेश्चन है, तो इसको आप टफ साइड भी डाल सकते हो और मॉडरेट साइड भी डाल सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। ठीक है, वैसे तो हम मॉडरेट ही बोलेंगे, क्योंकि बेसिक कोई ऐसा
नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज में नहीं हो रहा है। किरचॉफ की बस मेहनत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे 3 इक्वेशन है, लेकिन लगना तो किरचॉफ ही है, और किरचॉफ को आप मॉडरेट या इजी में ले लो कोई, ठीक है। 2 इक्वेशन को इजी में लेंगे, 3 को इसलिए हमने मॉडरेट में ले लिया। तो बस बेटा यहाँ पर किरचॉफ को हमें लगाना है। किरचॉफ लगा के हम बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ I2 अपनी क्या होगी। चलिए अगले पे आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, 2 ब्लॉक ऑफ मास m each are connected by an ideal spring are kept on the smooth horizontal surface with the spring in its natural length। इनिशियली स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है। Another block of mass m moving with a velocity v collides with this system, then maximum compression in the spring। ठीक है, कैसे करने वाले हो देखो, ये ब्लॉक है मास m, ये स्प्रिंग है, और ये ब्लॉक है मास m। इधर ये ब्लॉक रखा है मास m, ये v वेलोसिटी से जा रहा है। देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले ये इससे कोलाइड करेगा, ठीक है। लेट से कोलिजन इज इलास्टिक, तो कोलिजन होने के बाद इसकी वेलोसिटी तो अपनी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि सेम मास है, पूरी वेलोसिटी ये इसको इम्पार्ट कर देगा। आई बात समझ में? अब आपसे पूछा है स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, तो ये ब्लॉक पहले स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा होगा, और एक टाइम बाद ये दोनों ब्लॉक सेम वेलोसिटी से मूव करना चालू कर देंगे, और जो ये सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे उस टाइम पर स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम होगा। हालांकि ये वाली प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी पहले से पढ़ी हुई है, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं बेटा कि इसने कंप्रेस करना स्टार्ट किया, और एक टाइम बाद ये दोनों ब्लॉक सेम वेलोसिटी से जाने लग जाएंगे, ठीक है। उस टाइम पे जो स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा x, वो मैक्सिमम होगा। तो देखिए कैसे लिखने वाले हो, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे, इसका mv था, इसका 0 था, बाद में दोनों v डैश वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा v डैश इक्वल टू v/2, करेक्ट। सेकेंड एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, इसके पास बेटा काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv², इसके पास थी 0, स्प्रिंग भी हमारी कंप्रेस नहीं थी, बाद में स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो गई हाफ kx², और इन दोनों के पास वेलोसिटी है हाफ mv², और v डैश की वैल्यू कितनी है v/2, तो ये हो जाएगा v²/4। v डैश की वैल्यू अपनी v/2, v/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा v²/4। बस इसको बच्चों सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा बेटा हाफ mv², और ये 2 से 2 गया, तो ये आया 1/4 mv², तो बचेगा यहाँ पर 1/4 mv² इक्वल टू हाफ kx²। 2 से इसको 2 टाइम्स काट दिया, तो x ये बन जाएगा हमारा mv² अपॉन 2k का अंडर, ठीक है। m अपॉन 2k v, डेट मीन इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा डेट इज 1। बाकी है ना, इन ऑप्शन को भी देखो तो ये तो डायमेंशनली ही गलत है, मतलब इसको तो बिना सॉल्व करे डायमेंशन से ही वेरीफाई कर सकते थे, डायमेंशनली ही 3 ऑप्शन गलत हैं। तो डेट मीन्स अगर आप तुक्का भी लगाओगे तो डायमेंशन तो चेक करोगे, कम से कम डायमेंशन चेक करोगे तो वहाँ से भी बोल सकते थे इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन होगा वो होगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन को चेक करते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव ग्राउंड and the consecutive height attained after each collision is 81/100 of previous collision, find average speed। ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, इसको आप टफ में डाल सकते हो। चलिए बच्चों चेक करते हैं क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे। जैसे ये आपको ग्राउंड दिया हुआ है, कोई भी बॉल है, इसको मैंने बेटा ड्रॉप किया है 5 मीटर हाइट से, यहाँ पर कोलाइड करेगा एक पर्टिकुलर वेलोसिटी u से। आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी का लॉस होगा, ये v वेलोसिटी से ऊपर जाएगा और एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा। फिर ये v से कोलाइड किया अब बेटा, ये v डैश से ऊपर जाएगा, फिर एनर्जी लॉस होगा, फिर ये नीचे आएगा, इस टाइप से इसका मोशन होगा। ये हम पढ़ते हैं कोलिजन में। कोई भी बॉल को अगर हम गिराएं तो बॉल की वेलोसिटीज में कंटिन्यूसली लॉस होगा बिकॉज ऑफ कोलिजन। ओवरऑल बेटा इसकी जो हाइट है वो कम होती हुई चली जाएगी।
आपको बताना है बेटा एवरेज स्पीड क्या होगा, और आपने पढ़ रखा है एवरेज स्पीड निकालने का एक ही तरीका होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड कैसे लिखोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस मुझे टोटल डिस्टेंस मिल जाए, टोटल टाइम मिल जाए, तो मैं बता दूंगा एवरेज स्पीड की वैल्यू अपनी क्या होगी। चलिए चेक करते हैं बच्चों यहाँ पर एवरेज स्पीड के बारे में, क्या होगा एवरेज स्पीड। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ टोटल डिस्टेंस के बारे में, तो सीधा सा है बेटा कि ये इस तरीके से डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो मुझे ये डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लूँ, सेम मैं बेटा कितना टाइम इसको लग रहा है टाइम की वैल्यू निकाल लूँ, तो मैं एवरेज स्पीड निकाल पाऊंगा। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब कि ये जो इनफाइनाइट बार इसने मोशन फॉलो किया है उसकी टोटल डिस्टेंस निकालनी है और फिर मुझे टोटल टाइम निकालना है। देखिए कैसे करोगे, आपने पढ़ रखा है जैसे ही बॉल यहाँ पर टकराती है तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है एंड आफ्टर फर्स्ट कोलिजन वेलोसिटी हो जाएगी EU। इन सेम वे आफ्टर सेकंड कोलिजन वेलोसिटी होगी EV1 जो आता है हमारा बेटा E²U। ऐसे आफ्टर एन कोलिजन अगर मैं लिखता हूँ तो ये हो जाता है E⁴n। इस तरीके से अपनी वेलोसिटीज में चेंज होता है। सेम अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो हाइट में चेंज होगा, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन हाइट रह जाती है E²h, आफ्टर सेकंड कोलिजन हाइट हो जाएगी E²h1 जो आएगा E⁴h। इन सेम वे आफ्टर nth कोलिजन हाइट रह जाती है E⁴2n × h। आई बात समझ में नहीं आई? इस तरीके से पार्टिकल हाइट कवर करने वाला है, ठीक है। अब देखिए आपको बोला क्या है, द कंसेक्यूटिव हाइट अटेन्ड आफ्टर ईच कोलिजन इज 81/100 ऑफ प्रीवियस कोलिजन। दैट मीन्स जो ये हाइट अटेन कर रहा है H1 वो क्या है बेटा 81/100 विच इज इक्वल टू हो गया E²h, S से H गया E² आएगा 81/100, तो E आ जाएगा हमारा यहाँ से 0.9। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारा डिटरमाइन हो गया इस डेटा से, वैल्यू ऑफ E होगी 0.9, लेकिन मुझे तो निकालना है बेटा एवरेज स्पीड अपना क्या होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एवरेज स्पीड जो कि होगा हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, किसी भी तरीके से मेरा टोटल डिस्टेंस डिटरमाइन हो जाए, किसी भी तरीके से हमारा टोटल टाइम डिटरमाइन हो जाए, ठीक है। अगर बेटा मैं टोटल डिस्टेंस लिखता हूँ तो पहले इसने कवर किया 2h1, फिर इसने कवर किया 2h2, इन सेम वे ये ऐसे इनफाइनाइट मोशन फॉलो किए। अगर बेटा मैं यहाँ पर बातचीत करूँ टोटल टाइम, तो पहला टाइम ऑफ जर्नी है 2t2, फिर है 2t2, ऐसे इसने इनफाइनाइट ऑफ जर्नी फॉलो किए। आ रही ना बात समझ में? भाई यहाँ से गिरा, अगर ये पहले h1 हाइट तक गया है तो ये h1 हो गए, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक। और प्लस ये यहाँ पर हमारा क्या है, एक h और है, प्लस में हमारा आगे क्या आएगा h आएगा, और ऐसे यहाँ प्लस में हमारा आगे एक टाइम आएगा, करेक्ट। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ तो h की वैल्यू तो कितनी है 5 मीटर, या h को चलो अभी h ही रहने देते हैं, ये हो गया h, ये हो गया ट्वाइस E²h, ये हो जाएगा ट्वाइस E⁴h, इन सेम वे ये इनफाइनाइट तक गया, ठीक है। अगर बेटा मैं टाइम लिखूंगा तो पहले का टाइम तो हो गया हमारा U/g, अगले का टाइम हो गया 2EU/g, इससे अगले का हो गया 2E²U/g, और ये हमारा इनफाइनाइट तक गया। मैंने हाइट की वैल्यू को पुट कर दिया और टाइम की वैल्यू को पुट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा V एवरेज, तो H, यहाँ से मैं H को कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये रहेगा हमारा 1 प्लस, या मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ इसे, ये तो हमारा H है ही, 2E² को बेटा मैं यहाँ पर कॉमन निकालता हूँ, तो ये यहाँ पर आएगा 1 प्लस E² प्लस E⁴ एंड सो ऑन अपॉन, ये वाला टाइम तो अपना U/g है ही, यहाँ पर बेटा मैं 2EU/g को कॉमन निकालता हूँ, तो 1 प्लस E प्लस E² एंड सो ऑन।
ये बन जाएगा, ये इनफाइनाइट ऑफ जीपी सीरीज है, नीचे की भी हमारी इनफाइनाइट ऑफ जीपी सीरीज है। अगर मैं बेटा इसको सॉल्व करता हूँ तो h प्लस 2e²h, इसको लिखोगे बेटा a अपॉन 1 माइनस आर अपॉन ये है बेटा u अपॉन जी प्लस 2eu अपॉन जी प्लस मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई a अपॉन 1 माइनस, ये होगा। आ रही बात समझ में? मैंने क्या किया, एवरेज स्पीड निकालनी थी, टोटल डिस्टेंस लिख लिया और हमने टोटल टाइम लिख लिया। अब बस बच्चों हमें इसको सॉल्व करना है, कैसे भी मैं इसे सॉल्व कर लूँ तो आंसर आ जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा एवरेज स्पीड डेट इज इक्वल टू h को हमने बाहर ले लिया 1 प्लस 2e² अपॉन 1 माइनस e², यहाँ पर देखो बच्चों u अपॉन जी को मैंने यहाँ पर बाहर ले लिया 1 प्लस 2e अपॉन 1 माइनस e, ये बनेगा। यहाँ से आप लिखोगे h 1 माइनस e² 1 प्लस 2e² तो 1 प्लस e² अपॉन 1 माइनस e² आएगा। नीचे अपॉन में चल रहा है हमारा u अपॉन जी, ये आएगा बेटा 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e। वैल्यूज हमें पता है ई की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। h की वैल्यू पता है, u अपॉन जी टाइम भी लिख सकते हैं, 5 मीटर से गिरा है तो ये √2h अपॉन जी हो जाएगा, ठीक है। बस वैल्यूज़ को मुझे यहाँ पर पुट करना है, इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पुट करोगे तो इसको पूरा बेटा सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू नियरली निकल के आएगी अपनी 2.5। डेट मीन यहाँ पर जो इसका एवरेज स्पीड होगा विच इज इक्वल टू होगा 2.5। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बात आ रही है समझ में? ओवरऑल बॉल को मैंने एक हाइट से ड्रॉप किया, इस टाइप का मोशन ये फॉलो करेगा। यहाँ एवरेज स्पीड मुझे निकालनी थी, हेयर एवरेज स्पीड इज अ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस पैटर्न से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और बता सकते हैं एवरेज स्पीड की वैल्यू अपनी क्या होगी, करेक्ट। चलिए तो ये बेटा इसका फर्दर सॉल्यूशन है। यहाँ पर ये हमने मैथमेटिक्स अपना अप्लाई किया है, मैथमेटिक्स को आप अप्लाई करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। चलिए अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 2 kg whose radius is 0.5 meter is projected from point A on rough inclined plane. If it is rolls without sliding then find the time taken to reach again. बोला क्या है, ये कोई भी इंक्लाइंड है जिसका एंगल है 30, ये सॉलिड स्फीयर है, इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड और इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। ये रोलिंग मोशन परफॉर्म करता हुआ ऊपर तक जाता है और वापस से अपने बेटा उसी ए पॉइंट पे आ जाता है। जैसे ऊपर जाने में इसको टी टाइम लगा होगा, फिर नीचे आने में टी टाइम लगा होगा, तो आपसे पूछा है कि ये कैपिटल टी टाइम जो है इसकी वैल्यू अपनी क्या होगी, कैपिटल टी अपना कितना होगा। देखो बच्चों मैं तो ऊपर जाने का टाइम निकाल लूँ, 1 मीटर पर सेकंड दिया है, कब तक ऊपर जाएगा, जब तक वेलोसिटी 0 ना हो जाए। आपने पढ़ रखा है बेटा रोलिंग मोशन का एक्सीलरेशन होगा g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k² अपॉन r²। हेयर दैट इज अ g, थीटा इज अ 30 तो ये हो जाएगा sin 30 अपॉन 1 प्लस क्या है बेटा, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का I होता है 2/5 mr², कंपेयर इट टू mk², तो k²/r² कितना आ गया 2/5। तो ये तो बन गया हमारा बेटा g/2 और ये बन गया हमारा 7/5, तो ये आ गया 5g अपॉन 40। एक्सीलरेशन तो कितना होगा, इतना। कब तक ऊपर जाएगा, जब तक फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए। v तो 0, इनिशियल है 1, ये है बेटा 50 अपॉन 40 मल्टीप्लाइड बाई टी, तो t डेट इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, ये हो जाएगा अपना 14 अपॉन 50 और 2t को लिखोगे तो ये हो जाएगा 28 अपॉन 50, ऑलमोस्ट 0.4 सेकेंड आ गया, ठीक है। सॉरी 0.4 नहीं होगा, ये मोर देन 1/2 हो गया तो 0.56 आएगा, ये ऑलमोस्ट मोर देन 1/2 आ रहा है ना, ये 25 होता तो 1/2 होता, ये 25 से बड़ा है तो ये हो जाएगा 0.56 सेकेंड। बस ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा, बस मुझे टाइम लिखना था। लेकिन ये रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है,
डायरेक्ट ट्रांसलेशनल नहीं है, तो एक्सीलरेशन जी साइन थीटा ना लेके जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर यूज में लेंगे, आपका आंसर बड़ी आसानी से यहाँ से डिटरमाइन हो जाएगा। करेक्ट। चलिए अगली बातचीत करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका कम्युनिकेशन सिस्टम का। कम्युनिकेशन चैप्टर का न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है। एक तो कैरियर वेव दी हुई है और एक मैसेंजर सिग्नल दिया हुआ है। आपको बतानी है बेटा बैंड विड्थ क्या होगी। देखो आपने पढ़ रखा है, अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ कि 3 फ्रिक्वेंसीज हमारी निकल के आती हैं। एक तो होती है बेटा ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी, एक ओमेगा एम और ओमेगा एम प्लस ओमेगा सी। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं बैंड विड्थ की बातचीत करूँ तो बैंड विड्थ होता है हमारा ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम। ठीक है, सीधा सीधा ओमेगा एम मुझे दिया हुआ है, आपसे बैंड विड्थ यहाँ पर पूछा है। आप बोल सकते हो बैंड विड्थ बीटा दैट इज ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम, तो ये आ जाएगा बेटा हमारा ट्वाइस ऑफ 1.57 इंटू 10 टू द पावर 8। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 14 10 1 3.14 इंटू 10 टू द पावर 8, ये 1.7 है ना, रेडियन पर सेकंड में है ये हमारा बेटा। आपसे पूछा है फ्रीक्वेंसी पूछा होगा, हर्ट्स में आंसर दिया हुआ है, तो ये हमारा आ गया बेटा रेडियन पर सेकंड। करेक्ट। और आपने पढ़ रखा है ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, तो एफ हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 8 अपॉन 2 इंटू 3.14, तो ये आएगा बेटा 1/2 10 टू द पावर 8, मतलब कि ये वाला हमारा इस वाले डोमेन में गिर रहा है, तो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा 3। ठीक है, जिस डोमेन में ये जा रहा है ऑलमोस्ट नियरली ये कितना हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर 8, ये इसके डोमेन का दिया हुआ है। आ रही बात समझ में? इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा कि यहाँ पर इनकी वैल्यू अपनी क्या होगी। करेक्ट। तो ये तो सीधा सीधा कम्युनिकेशन सिस्टम का है। आप पढ़ते हो बेटा मॉड्यूलेशन ऑफ मैसेंजर वेव, उसमें हमारा ये टॉपिक आता है जहाँ पर हम निकालते हैं बैंड विड्थ की वैल्यू अपनी क्या होगी। करेक्ट। चलिए अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, आपको बोला है अ वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉसिबल एक्स डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ वेव है 300 मीटर पर सेकेंड और ये एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो इसकी इक्वेशन होगी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इक्वेशन क्या होगी? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, डेट मीन इन तीनों में तो प्लस दिया हुआ है, ये तीनों तो ऑप्शन नहीं होंगे, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट ही सॉल्व हो गया। पॉसिबल एक्स डायरेक्शन, स्पीड इतनी है, हालांकि बाकी चीज़ें भी हम निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है बेटा 239 हर्ट्ज। मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पॉइंट ड्यूरिंग टू एंड फ्रो मोशन इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा यहाँ पर कितना दिया हुआ है बेटा? 6 सेंटीमीटर टू एंड फ्रो का। डेट मीन एम्पलीट्यूड हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। करेक्ट। फाइंड आउट द वेव इक्वेशन ऑफ वेव, तो इक्वेशन ऑफ वेव सीधा सीधा हो गया बेटा ये। हालांकि आप यहाँ पर ओमेगा निकाल सकते हो, 239 है तो ओमेगा क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई एफ। ओमेगा टी माइनस के एक्स हो या ये के एक्स माइनस ओमेगा टी हो, तो ओमेगा 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा आ जाएगा। के आपको लिखना है, के आपका होता है बेटा 2 पाई बाई लेमडा। ठीक है, और लेमडा को अगर आपको लिखना है तो ये होता है हमारा वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। इनको सॉल्व करके आप निकाल सकते हो बेटा के की वैल्यू भी क्या होगी, के की वैल्यू आ जाएगी। तो और डेटा को आप वेरीफाई कर सकते हो वैल्यूज अपनी सही है या गलत है। करेक्ट। तो बेटा ये तो हमारा हो गया बेसिक वेव इन अ स्ट्रिंग का क्वेश्चन हो गया, जहाँ पर बस आपको इक्वेशन बनानी थी। तो इस क्वेश्चन को हम इजी लेवल पर लेके चलेंगे, ये हमारा इजी प्रॉब्लम है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन है फ्रिक्शन का। ये क्वेश्चन को हम अच्छी प्रॉब्लम बोल सकते हैं, बाकी हालांकि ये वाली जो प्रॉब्लम है इसको हम बेटा अपने लेक्चर में भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ऐसी प्रॉब्लम एक बार हमसे पूछी जा चुकी है। आपसे पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स मैन शुड अप्लाई सो दैट ब्लॉक कैन मूव। ठीक है, मिनिमम कितना फोर्स वो अप्लाई करे कि ब्लॉक मूव करना चालू कर दे।
आपने पढ़ रखा है एनएलएम की प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने का सबसे आसान तरीका होता है बच्चों कि आप उनका एफबीडी बना लो। अगर आपने एफबीडी बना लिया है तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूं, आपको दिया हुआ है ये ब्लॉक है 5 kg का, ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, इसके हाथ में स्ट्रिंग है, ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, इसके हाथ में स्ट्रिंग है, ठीक है, और ऐसा। अब देखिए बस मुझे क्या करना है बेटा, एफबीडी बनाना है। देखो एफबीडी अगर मैं बनाता हूँ तो फ्रिक्शन तो लगेगा पीछे, यहाँ पे आएगा टेंशन, सेम स्ट्रिंग में होगा सेम टेंशन, ठीक है। इसका मास कितना है 4 kg, तो इस पे नीचे लग रहा है बेटा 40 न्यूटन और इस पे नीचे लग रहा है अपना 50 न्यूटन, करेक्ट। ये बेटा आदमी इस पर एक फोर्स लगाएगा N1, तो इस पर भी ऊपर लगेगा N1, और एक ग्राउंड 5 kg पे लगा रहा होगा N2, ठीक है। आदमी इस पे लगा रहा है N1, तो ये आदमी पे लगा रहा होगा ऊपर N। मैंने क्या किया, जितने भी फोर्स बॉडी पर लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस को ड्रॉ कर लिया। इनको मैं सेपरेटली बना देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे अगर बेटा मैं 5 kg का एफबीडी बनाता हूँ, आगे स्ट्रिंग है तो टेंशन आ गया, पीछे आ गया बेटा फ्रिक्शन। एक आदमी इस ब्लॉक को प्रेस कर रहा होगा तो एक तो इस पर लग रहा है N1, एक ग्राउंड को प्रेस कर रहा था तो ग्राउंड इस पर लगा रहा है N2, और एक नीचे इस पे लग रहा है बेटा Mg। आ रही है बात समझ में? दो कांटेक्ट थे तो दो नॉर्मल आ गए, यहाँ पर फ्रिक्शन आ गया कांटेक्ट के कारण, एक स्ट्रिंग थी तो टेंशन आ गया। सेम आदमी का एफबीडी अगर बनाया जाए तो आदमी के हाथ में स्ट्रिंग है तो ऊपर आ गया टेंशन, मास है 40, ये हो गया, और एक बेटा ये ब्लॉक के कांटेक्ट में तो ऊपर लगने वाला है नॉर्मल, करेक्ट। इतना सा आदमी का एफबीडी बनेगा। बस इक्वेशन बना लो बेटा, यहाँ से इक्वेशंस आपको फॉर्म करनी है। देखो अगर मैं इससे इक्वेशन लिखता हूँ तो ये आया N1 + T दैट इज इक्वल टू 40। यहाँ पर इक्वेशन अगर आप लिखोगे बच्चों तो ये इक्वेशन क्या बन रही है, N2 दैट इज इक्वल टू हो गया N1 + 50, और एक इक्वेशन यहाँ पे बन रही है बेटा, इसको मूव कराना है तो टेंशन फ्रिक्शन के ज़्यादा हो जाए, लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो, ठीक है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो ये होगा हमारा μN2। भाई इसको मूव कराना है तो टेंशन फ्रिक्शन से ज़्यादा होना चाहिए, डेट मीन्स आदमी ने जो फोर्स लगाया है टेंशन वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो, अदरवाइज इक्वल हो। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो वो क्या होगा अपना μN2। बस यहाँ पर N2 की वैल्यू को आप पुट कर दो तो टेंशन इक्वल टू μN2 हो गया बेटा अपना N1 + 50, और N1 को अगर मैं लिखता हूँ बेटा तो N1 की वैल्यू है अपनी 40 - T + 50, ये आ गया। म्यू कितना दिया हुआ है 0.5, यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ तो ये हो गया 1/2 90 - T, तो T इसको देखो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ये अंदर गया तो T इक्वल टू आया 45 माइनस के T/2, मतलब 3T/2 इक्वल टू 45, तो T दैट इज इक्वल टू आ गया 30 न्यूटन। कितना फोर्स लगाना चाहिए इसको 30 न्यूटन, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट इज 30। एकदम आसान प्रॉब्लम है, बस आपको एफबीडी बनाना है। अगर आपने एफबीडी करेक्ट फॉर्मेट में बनाया है तो आप प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एफबीडी बनाने में कहीं गलती कर दी तो डेफिनेटली आंसर आपका गलत हो जाएगा। और ऐसी प्रॉब्लम हम पहले से भी करते हैं, आपको है ना बुक्स में भी मिल जाएगी, जो भी स्टैंडर्ड बुक आप सॉल्व करते हो ना सेम प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी। डेटा हालांकि अलग हो सकता है लेकिन प्रॉब्लम सेम हो, सेम डायग्राम होगा, करेक्ट। चलिए अगले पे आते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम 100 watt bulb is E, then electric field at a distance of 3 meter from 60 watt bulb is equal to this, then find the value of X। ये क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं बेटा मॉडरेट लेवल की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें हमें कॉन्सेप्ट सोचना पड़ सकता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया जाए। अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ बेटा
तो ये हमारा EM वेव चैप्टर की प्रॉब्लम है, जहां हमें पावर दी हुई है और पावर को इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करना है। आप पढ़ते हो EM वेव में इंटेंसिटी दैट इज इक्वल टू होता है पावर अपॉन एरिया, विच इज इक्वल टू आता है हमारा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर C। आपको याद होगा E0 V0 अपॉन 2 μ0 भी लिखते हैं, या हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर C भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ हेयर E स्क्वायर दैट इज प्रपोर्शनल टू P अपॉन एरिया, एरिया हो गया 4 पाई R स्क्वायर। इसको कैसे लिखते हैं कि कोई भी ये लाइट सोर्स है जिसकी पावर P है, R डिस्टेंस पर अगर मुझे लिखना है तो मैं बता सकता हूँ R डिस्टेंस पर इंटेंसिटी होगी P अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बन गया बेटा हमारा E1 स्क्वायर अपॉन E2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू P1 अपॉन R1 स्क्वायर P2 अपॉन R2 स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ E1 इस तो है हमारा E, E2 मुझे निकालना है, पहले की पावर है 100, डिस्टेंस है 3, दूसरे की पावर है 60 और डिस्टेंस इसकी भी 3 है। तो ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो E अपॉन E2 डेट इज इक्वल टू बेटा ये आएगा हमारा रूट के 5/3, मतलब E2 इक्वल टू आएगा हमारा रूट के 3/5। ओवरऑल यहाँ पर बेटा x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3। आ रही बात समझ में? तो ये जो प्रॉब्लम थी ये EM वेव की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड और पावर को रिलेट करते हैं बेटा हम EM वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इंटेंसिटी के फॉर्मूला से। फॉर्मूला आपको क्लिक करता है तो फिर प्रॉब्लम को तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, इसलिए हमने इसको मॉडरेट लेवल पे डाला है, क्योंकि सबसे पहले हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से सोच लिया तो आप इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? क्लियर? अभी हमारा एक और क्वेश्चन बचा हुआ है लास्ट। ठीक है, ये आया समझ में? चलिए एक लास्ट प्रॉब्लम और है बच्चों, जो हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं उनमें ये लास्ट क्वेश्चन एक और बचा हुआ है हमारे पास। ये है हमारा डैम्प ऑसिलेशन का, और मैंने आपको कल भी बताया था कि डैम्प ऑसिलेशन पे प्रॉब्लम आपकी 16 मार्च को इवनिंग शिफ्ट में भी पूछी गई थी। जनरली डैम्प ऑसिलेशन की यही वाले फॉर्मूले पे प्रॉब्लम पूछी जाती है, A इक्वल टू A0 e की पावर माइनस BT अपॉन 2m। और मैंने आपको कल भी बोला था ये फॉर्मूला आप याद रख के जाना। तो देखो बच्चे, आपको बोला है बेटा इनिशियल एम्पलीट्यूड ब्लॉक का कितना होगा। इनिशियल एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मास दिया हुआ है बच्चों हमें 1 kg। एम्पलीट्यूड बताना है मुझे t इक्वल टू 20 मिनट पर। एम्पलीट्यूड है इसका 6 सेंटीमीटर। तो डैम्पिंग कांस्टेंट मतलब b की वैल्यू क्या होगी। सारा डेटा दिया हुआ है, बस फॉर्मूले में अरेंज कर दो, आंसर आ जाएगा। ये है 6, ये है 12, e की पावर माइनस b, ये है बेटा 20 मिनट, ट्वाइस मास है 1 kg। ठीक है, 20 मिनट है, SI में पूछा है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट भी कर लो। 6 से ये हो गया 1/2 दैट इज इक्वल टू e की पावर माइनस b इंटू 1200 अपॉन 2 विच विल बिकम इक्वल टू 600। लॉग ले लो बेटा, तो यहाँ से बन जाएगा log 2 डेट इज इक्वल टू 600b। तो b इक्वल टू आएगा log 2 अपॉन 600 डेट मीन 0.693 अपॉन 600। दिस इज द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग कांस्टेंट। डायरेक्ट वर्क फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम थी। सेम प्रॉब्लम आपकी 16 मार्च की सेकंड शिफ्ट में भी पूछी गई थी। डैम्प ऑसिलेशन का क्वेश्चन जनरली आएगा तो इसी फॉर्मूला पर आएगा। इस फॉर्मूला को आपको रट लेना है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो प्रॉब्लम, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बात आ रही है समझ में? तो बच्चों ये था हमारा 17 मार्च का इवनिंग शिफ्ट का पेपर ओवरऑल कंपेरेटिवली टू 16 मार्च थोड़ा हम बोल सकते हैं टफ था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो टाइम कंज्यूमिंग थे, जिनमें अच्छे से कॉन्सेप्ट हमारे इन्वॉल्व थे। जैसे हमारी कोलिजन वाली प्रॉब्लम थी जिसमें एवरेज स्पीड हमसे पूछा गया था। ठीक है, उसको हम एक अच्छी प्रॉब्लम बोल सकते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम हमारी ऐसी आई थी जिनमें हमें अच्छा खासा टाइम लगने वाला था। हाँ, ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ फिजिक्स का पेपर हमारा मॉडरेट लेवल का रहा है इस बार। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है, आपने एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा है और मॉड्यूल का ओनली एक्सरसाइज 1 भी अगर आपने सॉल्व किया है
तो नाउ यू हैव सफिशिएंट नॉलेज टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। बिकॉज ऐसा नहीं है कि है ना कोई नए कॉन्सेप्ट पर प्रॉब्लम बनाई गई है, जो भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बनाई गई है वैसी प्रॉब्लम या तो जेई एडवांस में पहले पूछी हुई है या पहले आईआईटी जेई नाम से जो एग्जाम होता था उसमें पूछी गई। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो एकदम अलग हो, ठीक है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आप डेफिनेटली 120 में से 120 भी स्कोर कर पाओगे, 100 में से 100 भी स्कोर आप कर सकते हो। बात आ रही है समझ में? चलिए, तो बच्चों ये तो हो गया हमारा इस पेपर का डिस्कशन है। स्टिल अगर आपकी कोई भी इस पेपर से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप बेटा कमेंट्स में मेंशन कर दें, आपकी क्वेरी वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।